ये बात साल 2005 की है, जब मैं अपने गांव में रहा करता था। मैं केरल के एक छोटे से गांव चेन्नैतुकारा का रहने वाला हूँ। यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी से अपना जीवन यापन करते थे। उस घटना के समय मेरी उम्र 16 या 17 साल की रही होगी, जब मैं अपने पिता के साथ उनके खेती के काम में हाथ बटाता था। उस घटना वाले दिन मुझे खेत में देर तक काम करना पड़ा था, क्योंकि दिन में तेज बारिश होने के कारण हमारी फसल की कटाई अधूरी रह गई थी। अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना थी, इसलिए हमें जल्दी काम निपटाना था और उसके ऊपर से काम ज़्यादा था, इसलिए उस काम को निपटाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया। यानी कि मेरे पिता और बाकी मजदूरों ने जब तक काम खत्म किया था तब तक दिन ढलने लगा था, जिसके बाद वो सभी घर के लिए निकल चुके थे। मैं बस वहाँ इसलिए रुका था क्योंकि मैं कुछ औजारों को समेट रहा था। उन औजारों को समेटने और खेतों का अंतिम निरीक्षण करने के लिए मैं थोड़ी देर और वहाँ रुक गया। खेतों में पानी भरा हुआ था और मिट्टी गीली थी और चारों तरफ रात की नमी घुली हुई थी। चारों तरफ मेंढकों की टर-टर और झिंगुरों की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे काम के बीच ये एहसास नहीं हुआ कि कब अंधेरा पूरी तरह से छा गया। खैर, जब मैं औजारों को समेटकर निकलने वाला था, तभी अचानक मेरा ध्यान खेत के एक कोने की तरफ गया। वहाँ पानी में कुछ हलचल सी महसूस हुई थी। मुझे लगा शायद से वो कोई जानवर है, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ थोड़ा ध्यान से देखा तो वहाँ मैंने किसी को काले कपड़े में लिपटा हुआ देखा। हालांकि उस अंधेरे में काले कपड़े के वजह से मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब मैंने उस आकृति को हिलते हुए देखा तो मैं हड़बड़ा गया, क्योंकि वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। जब वो मेरे करीब आई तो मुझे पता चला कि वो आकृति दरअसल एक औरत की है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके बाल भीगे हुए थे और लंबे थे, जिसमें मुझे उसकी सबसे अजीब बात उसकी चाल लगी, क्योंकि जब वो मेरे करीब आ रही थी तब मुझे चलने का कोई भी आवाज नहीं आ रहा था, जबकि खेत बारिश होने की वजह से अब भी गीला था। ऐसे मानो जैसे उस औरत ने जमीन पर ही पैर ना रखा हो। उस अंधेरे में अचानक उस औरत को देखकर मैं अंदर से घबराने लगा था, और उसके ऊपर से उसके कदमों के आवाज का ना आना उसने मेरी सांसें रोक दी थी। और जैसे ही वो मेरे करीब आई, मेरे दोनों पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। हालांकि मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले से नहीं निकल रही थी, पर मैंने उसके बावजूद भी चीखने की कोशिश जारी रखी। जब वो काली लिबास वाली औरत मेरे करीब आई, तब मुझे हल्की ठंड का एहसास हुआ। वैसे तो उस समय मैं बहुत ही घबराया हुआ था, इसलिए मैंने पीछे हटकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। हालांकि उस दौरान भी मैंने चीखने का कोशिश जारी रखा था, पर किसी कारण की वजह से मैं चीख नहीं पा रहा था। जब मैंने उस औरत को और भी करीब आते हुए देखा तो मुझसे और रहा नहीं गया। जो भी होगा वो सोचकर मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखना शुरू कर दिया, और आखिर में जब मैंने चीखना बंद किया और अपने आंखों को खोला तो देखा कि वो औरत अब मेरे सामने नहीं है। न जाने वो औरत कहाँ गायब हो चुकी थी। मैंने खेतों को चारों तरफ से देखा, पर वहां कोई नहीं था, इसीलिए मैं इसे ही अपना मौका समझकर वहां से गिरते पड़ते भागने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ था, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन खेत में काम करने के वजह से मैं वैसे भी कीचड़ में सना हुआ था। शुरुआत में तो मुझे भी इस बात की भनक नहीं थी कि उस औरत ने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, बल्कि इन सब की शुरुआत हुई ठीक उसी रात से, जब खाना खाने के बाद अचानक मुझे बुखार आने लगा
हालांकि शुरुआत में मेरे अलावा घर के लोगों को भी ये लगा था कि शायद से ये बारिश में काम करने का नतीजा है, पर कई दिनों तक मेरी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन मैं इतना बीमार पड़ता जा रहा था कि मेरा वजन दिन ब दिन घटते जा रहा था। उसी बीच मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। जो कि परेशानी तो था ही, लेकिन एक और परेशानी जो उसी रात से शुरू हुई थी वो था उन बुरे सपनों का आना, जो उस घटना के बाद से मुझे हर रात आ रहा था। एक ऐसा सपना जो मुझे चैन से सोने नहीं देती थी, क्योंकि सपने में मुझे वही काली पोशाक वाली औरत दिखाई देती थी, जो कभी मेरे सिरहाने के पास खड़ी होकर कुछ बुदबुदाती थी, तो कभी मेरे पैरों के पास खड़ी होकर मेरे पैरों को खींचती थी। कई दिनों तक यही सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी कभी मुझे अपने कमरे में अजीब से गीले पैरों के निशान मिलते, तो कभी वो औरत मुझे घर के चौखट पर दिखाई देती। जब मैंने इन सब के बारे में अपने माँ को बताया, तब वो भी ये सुनकर घबरा गई। इसलिए जल्दी से उन्होंने पिताजी से कहकर घर में एक पंडित जी को बुलवाया। हालांकि मुझे क्या हुआ है ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मैंने उस पंडित को घर की शुद्धि करने के बाद घर के चारों तरफ 4 किलो को गाड़ते हुए देखा, और जब मेरी बारी आई तब उन्होंने कुछ सूखी मिर्चियां लेकर उन्हें जलते हुए कोयले में डाल दिया, और फिर मेरी आरती उतारकर मेरे हाथों में कुछ तावीज बांध दिए, ये कहते हुए कि कुछ भी हो जाए 7 दिनों से पहले उन्हें नहीं उतारना। हालांकि मुझे ये नहीं पता था कि ये सब किस लिए है, पर उन सब के बाद धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी थी। यानी कि ना सिर्फ मेरी तबीयत सुधरने लगी थी, बल्कि मुझे वो सपने आने भी बंद हो गए थे। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2017 की है, जब मैं अपनी पत्नी अनन्या और 6 साल की बेटी रिया के साथ उत्तरी कोलकाता के एक पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। हम शुरुआत में तो वहाँ बहुत ही खुश थे, क्योंकि घर बड़ा था और किराया हमारे पहुँच में था। हालांकि वो घर थोड़ा पुराना था, लेकिन आस पड़ोस का माहौल बहुत ही अच्छा था। वैसे तो उस घर में अजीब घटनाएं पहले दिन से ही शुरू हो गई थी, पर वहाँ पर नए होने के वजह से हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा, खास करके मुझे लगा, कि उस नए घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, जबकि असल में बात कुछ और थी। इन सभी की शुरुआत हुई थी एक अजीब से गंध से, जो हमारे घर के खिड़की की तरफ से आता था, खास करके रात के 12 बजे के बाद से। इसलिए वो खिड़की अक्सर हम बंद ही रखते थे। पर तकरीबन हफ्ते भर वहां पर गुजारने के बाद ये सभी घटनाएं धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। वो जो सड़ी हुई गंध हमें परेशान करती थी, वो अब रात में हमें कई दफा आने लगा था। हालांकि इन सब का कोई निश्चित समय नहीं था, पर ऐसा रात में कम से कम 3-4 बार होता था। ऐसे मानो जैसे कोई वहां आता था और कुछ देर के बाद चला जाता था। ये सभी घटनाएं मेरे लिए हकीकत का मोड़ तब लेने लगी जब मैंने रात के 2 बजे कुछ अजीब सा महसूस किया। हालांकि इन सब से पहले अनन्या ने मुझे कई बार और भी अजीब घटनाओं के बारे में इत्तला किया था, पर मैंने हमेशा उसे ये बोलकर टाल दिया कि ये सब नए घर का माहौल है। पर एक दिन रात के करीब 2 बजे मैंने उसी खिड़की के तरफ से कुछ आवाज सुनी जिसे हम बंद रखते थे। मेरी नींद हमेशा से ही बहुत ही कच्ची रही है, इसलिए जब मैंने उस खिड़की की तरफ से आवाज सुनी तो मैं उस तरफ हैरानी के साथ चला गया,
क्योंकि वो आवाज बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। और मैं वहां हैरानी के साथ इसलिए गया था क्योंकि वो खिड़की एकदम ऐसे बना था जिसे सिर्फ हम ही अंदर से खोल सकते थे। बाहर ना तो कोई बालकनी था और ना ही ऐसा कोई चीज जहां से कोई आकर उस खिड़की को बाहर से खटखटा सके, खास करके तब जब हमारा कमरा तीसरे मंजिल पर था। खैर, जब पहली बार मैंने उस आवाज को सुना तो ये सिर्फ एक ही बार हुआ था, इसलिए मैंने उस पर और ज्यादा गौर नहीं किया और वापस ये सोचकर सोने चला गया कि शायद से वो कोई परिंदा होगा। पर उसके ठीक अगली रात ही फिर से यही हुआ, पर इस बार वो खटखटाने की आवाज लगातार 3-4 बार हुई। हालांकि नींद में होने की वजह से मैंने पहले सोचा कि ये आवाज दरवाजे की तरफ से आ रही है, इसलिए मैं सीधे दरवाजा खोलने चला गया। पर जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। मैंने दरवाजा बंद ही किया था कि तभी मुझे वही आवाज फिर से आया, पर यह आवाज असल में उस खिड़की की तरफ से आ रहा था। इसलिए मैं फिर से हैरानी के साथ खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। पर जैसे मैंने वो खिड़की खोला तो मुझे वहां ऐसा कोई नहीं दिखा जो उस खिड़की को उस तरह से खटखटा सके जैसे कोई शख्स उसे चाहकर खटखटा रहा हो। पर जब मैंने यहाँ वहां देखा तो मुझे नीचे एक नीम के पेड़ के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी, जिसके पास ही एक लाइट का पोस्टर होने के वजह से मुझे ये साफ समझ में आ रहा था कि वो एक औरत है जो न जाने किसी कारण के वजह से मेरे घर की खिड़की की तरफ ही देख रही थी। पर जब ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था तब मैंने इसे उतना तवज्जो नहीं दिया। वो मुझे पहले बस एक मामूली सी औरत ही लगी और खिड़की के उस आवाज का कारण मुझे हवा लगा। फिर ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत गए, पर हर रात 2 बजे उस खिड़की का बजना बंद नहीं हुआ। हर रात 2 बजे न जाने कौन उस खिड़की के पास आकर उसे ऐसे खटखटाता था जैसे कोई चाहता हो कि मैं उसे खोलूं। हालांकि शुरुआती कुछ दिन तो मैंने ये सोचकर उसे नहीं खोला कि ये सब हवा का नतीजा है, पर एक रात करीब रात के 2 बजे घर में वो बदबू भी अचानक से बढ़ने लगी। इसलिए ये सोचकर कि इस वक्त खिड़की खोलना सही रहेगा, मैंने खिड़की को खोला। पर तब मैंने वहां जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। कुछ पलों के लिए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरे सामने ठीक उसी नीम के पेड़ के नीचे वही पहले वाली औरत खड़ी थी जो पहले के तरह ही घर की खिड़की की ओर देख रही थी, यानी कि जहां मैं खड़ा था। हालांकि मैं चाहता तो उसे इस बार भी नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वो जिस तरह से मुझे घूर रही थी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो मुझसे कुछ चाहती हो, इसलिए मैंने उस खिड़की को बंद करना ही सही समझा। वैसे तो ये सब मेरा दिमागी वहम भी हो सकता था, पर जब ऐसा ही मेरे साथ एक और रात हुआ, यानी कि घर में जब गंध अचानक बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी, तब मैंने खिड़की को फिर से खोल दिया। पर वो औरत फिर से उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। तब मैंने घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे, और उस रात के 2 बजे वो उस लाइट के पोस्टर के नीचे खड़ी होकर घर की खिड़की की तरफ ही देख रही थी। और उसी के बाद से मैंने चीजों को गौर करना शुरू किया। जब भी उस खिड़की से मुझे खटखटाने की आवाज आती थी तब मैं उसे खोलता जरूर था, ये देखने के लिए कि आखिर ये कौन कर रहा है। हालांकि पहले तो मुझे ये सब हवा ही लगा था, पर जब से मैंने इन सब पर गौर करना शुरू किया तो मैंने पाया कि उस वक्त हवा का तो कोई नामो निशानी नहीं होता था। आसपास के पेड़ों की पत्तियां भी एकदम शांत होती थी, और उसी दौरान वो औरत उसी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। और जब भी ऐसा होता था तब घर के अंदर का गंध
और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। हालांकि इन सब के बारे में मैंने अनन्या को कुछ नहीं बताया, ये सोचकर कि वो घबरा जाएगी, पर असल में बात कुछ और थी। अनन्या भी उस घर में मेरे मौजूद ना होने पर कई सारे अजीब चीजें महसूस करती थी। जैसे कभी रसोई से बर्तनों के बजने का आवाज आना, तो कभी कभार बाथरूम का नल का अपने आप खुल जाना। और जब भी ऐसा होता था तब अनन्या को वही सड़ी हुई बदबू फिर से आती थी जो अक्सर रात में घर में फैला करता था। इन सब के बारे में एक दिन जब अनन्या ने मुझे बताया तब मैंने भी वहां और रुकना ठीक नहीं समझा। वैसे तो मुझे इन सब पर उतना यकीन नहीं था, पर ये सब खुद अनुभव करने के बाद मैंने वहां और रुकने का जोखिम नहीं उठाया, क्योंकि काम के वजह से मैं अक्सर घर में नहीं होता था। इसलिए मैंने आखिर में उस घर को खाली कर दिया। वैसे तो उस घर को खाली करने से पहले मैंने अपने आस पड़ोस से भी पूछताछ की थी, पर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता था जैसा हमारे साथ हो रहा था। अब इसका क्या कारण था ये तो मैं नहीं जानता, पर वहां रहते हुए मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो है जो उस घर में आने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो रमेश जी के परिवार के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।